नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सॉइल साइंस की, ठीक है। और सॉइल साइंस में विशेष रूप से आज क्या-क्या बातें होने वाली है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपके जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है ना, उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल में क्या-क्या चीजें हैं, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन के तौर पे बता देता हूं कि कौन-कौन सी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, बेसिक चीज सुनो। हमने जो सॉइल क्वालिटी है और सॉइल हेल्थ है उसकी बातें पहली क्लास में और दूसरी क्लास में कर ली थी। उसके बाद में हमने सॉइल का जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, जो अपना हमारी सेकंड लास्ट क्लास थी उसमें, ठीक है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये कहा था कि जो राजस्थान वाला रीजन है या राजस्थान के आसपास में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा क्या है, शुष्क रीजन है। यहाँ पर क्या है, बारिश कम होती है, तो यहाँ पर आपकी सेलाइन सॉइल जिसको हम लवणीय मिट्टी कहते हैं ये बनती है। इसके अलावा जो एल्केलाइन सॉइल है जिसको हम मुख्य रूप से जो है क्षारीय मिट्टी कहते हैं ये बनती है, ठीक है। सोडिक सॉइल भी इसी में आ जाती है, ठीक है। ये यहाँ वाला एरिया हो गया। इसके बाद में हिमालय वाला जो एरिया है जिसको हम कह रहे थे कि आपका एक तो पूर्व वाला पूरा रीजन जिसमें जो सातों सिस्टर्स है जिसको हम कहते हैं भाई, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया। इस एरिया में क्या है, पहाड़ी इलाके हैं, बारिश ज्यादा होती है और विश्व की सबसे ज्यादा बारिश तो हमें मेघालय में देखने को मिलती है। तो ज्यादा बारिश वाले रीजन में अम्लीय मिट्टियां बनती है, ठीक है। ये बात कर ली थी। इसके अलावा हमने कहा था कि जो तटीय इलाके हैं, तटीय का मतलब जो समुद्र के नीचे वाला जो एरिया है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें कई प्रकार की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो जो आपका ये नीचे वाला रीजन है भारत का, इसमें यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं, क्योंकि किसान क्या करते हैं, समुद्र का जो पानी है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। या समुद्र होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, समुद्र होने की वजह से कई प्रकार के जो ये आपके जो खार है जिसको हम नॉर्मल भाषा में लवण बोलते हैं, ये यहाँ आकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लवणीय हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ एक प्रॉब्लम और पाई जाती है, एसिड सल्फेट सॉइल की प्रॉब्लम, ठीक है। एसिड सल्फेट सॉइल, सर ये क्या होती है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो आयरन सल्फेट होता है, आयरन सल्फाइड जो होता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2SO4 या जल के साथ क्रिया करके H2SO4 बना लेता है, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है फसलों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर आपको लवणीय मिट्टी, कहीं पे अम्लीय मिट्टी इस प्रकार से देखने को मिलती है। जो मेजर मेजर जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हमने बातें कर ली थी, ये हमारी पिछली क्लास की बातें थी। अब क्या करेंगे सर, तो आगे हम करेंगे कैटेगराइज करेंगे किसको, जो आपकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है उनको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे दोस्तों, कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार ध्यान देना है थोड़ा सा। देखो, जो आपके हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पीडीएफ भी वो दूसरी वाली रह गई, चलो इसको तो देख लेंगे, अभी चेंज कर लेंगे। यहां पर ध्यान देना है, जो आपके कैटेगराइज है, देखो इसमें दो तीन चीजों पर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि अम्लीय मिट्टी हो गई, ठीक है, सेलाइन सॉइल हो गई, ठीक है, इसके अलावा एल्केलाइन हो गई, ऐसे नहीं बोल सकते। ये तो आपके क्या हो गए, मेजर मेजर टाइप हो गए। कैटेगराइज में हम किस प्रकार से करेंगे, एक तो हम ये कहेंगे कि फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल, यानी कि सॉइल की फिजिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है सॉइल में, ठीक है। एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात आपके जो फिजिकल की बात हो गई, फिजिकल के बाद में दूसरी चीज होती है जो सोइल का केमिकल है। केमिकल का मतलब उसका पीएच हो गया, उसमें उपस्थित कार्बनिक अम्ल हो गए, उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ये सारी चीजें जब प्रभावित करती है तो इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको क्या कहेंगे, उन सॉइल्स को हम केमिकल प्रॉब्लम सॉइल कहेंगे, ठीक है। यानी कि इनके केमिकली जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आ जाती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल,
यहाँ तक क्लियर। बायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवों से संबंधित, जो आपके डिकम्पोजिशन से संबंधित, ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या मान लो कोई मिट्टी ऐसी हो जिसमें बहुत सारे नेमेटोड हो, ठीक है, तो नेमेटोड फसल उत्पादन नहीं करने देंगे, तो उस मिट्टी को भी हम प्रॉब्लम। कभी कभी आपने देखा होगा एक विशेष खेत में जो है एक विशेष फसल बोने पर उसका उत्पादन होता ही नहीं है, ठीक है। हमने तो देखा है जनरली, जब हम क्या करते थे, पहले पता नहीं था इस बात का, जो मटर वाली जो खेत हुआ करता था उसमें यदि हम गर्मियों के टाइम पे मटर की जगह क्या लगा दिया करते थे, आपके जो खरबूजा है ये लगा दिया करते थे, तो उस खरबूजे में नेमेटोड की समस्या आती थी, ठीक है। क्योंकि एक तो क्या हो गया, कंटिन्यू जो है फसल ग्रो होती रहती है, जिसकी वजह से मिट्टी को सही ढंग से सूखने का ये टाइम नहीं मिलता है, तो नमी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से आपके जो नेमेटोड होते हैं वो मरते नहीं है, और नेमेटोड जो है प्रभावित करते हैं किसको, आपके खरबूजे को, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सॉइल है वो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से प्रॉब्लम है रिलेटेड है, तो इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल। वही बात समझ में, चाहे सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो, चाहे कोई विशेष रोगजनक उसमें उपस्थित हो, चाहे नेमेटोड उपस्थित हो, उस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल कहेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, जी हाँ होता है। तो वो कौन कौन से प्रकार है, वो कौन सी कैटेगरी है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। एक आपने सुना होगा इरोडेड सॉइल। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जिस सॉइल में इरोजन की समस्या पाई जाती है, इरोजन चाहे हवा से होने वाला इरोजन हो, चाहे आपका जो वाटर से होने वाला इरोजन हो, यानी कि कुछ मिट्टियां ऐसी होती है जिनको थोड़ी सी हवा मिल जाए तो जो मिट्टी है ऊपर वाली लेयर उड़ के चली जाएगी, थोड़ा सा पानी मिल जाए, ज्यादा पानी मिल जाए तो पानी के साथ बहकर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सॉइल्स होती है उनमें इरोजन की प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इरोडेड सॉइल बोल रहे हैं, डायरेक्टली कह देंगे इनको। तो दूसरी बात, क्या इनके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है सॉइल में, सर एक प्रॉब्लम और होती है, कौन सी है, न्यूट्रिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सर वो कौन कौन सी है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको भी डायरेक्टली लिख लेता हूं, न्यूट्रिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। मान लो किसी फसल में या फिर किसी खेत में एक विशेष न्यूट्रिएंट की, जिंक की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, नाइट्रोजन की कमी हो गई, कोई विशेष जो पोषक तत्व है उसकी कमी है, तो वो भी प्रॉब्लम है, तो वो भी आपके प्रॉब्लमेटिक सॉइल ही होती है। ये सारी कैटेगरी किसकी होती है दोस्तों, ये सारी कैटेगरी आपके प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स की ही होती है। बात समझ में आई। और ये कैटेगरी किसके आधार पर है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर है। किसके आधार पर है दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर है, यानी कि इनमें जो गुण है उनके आधार पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकली प्रॉब्लम सॉइल की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, फिजिकली प्रॉब्लम सॉइल की। अब फिजिकली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पाई जाती है उनकी हम बात करेंगे। फिजिकली प्रॉब्लम सॉइल में एक सॉइल तो आपने सुनी होगी, कॉम्पैक्ट सॉइल उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सॉइल, ठीक है। सर ये क्या है, कॉम्पैक्ट सॉइल क्या है, तो इसको हम साधारण भाषा में समझना चाहे दोस्तों, तो ये इस प्रकार की मिट्टी है जिसमें पोरोसिटी की कमी है। किसकी कमी है, पोरोसिटी की कमी है, यानी कि जो दाने हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, ठीक है। क्या हो चुके हैं, बिल्कुल एक जो सट चुके हैं, संकीर्ण हो चुके हैं, सिमट चुके हैं, उस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है वो आपके कौन सी सॉइल है, आपके कॉम्पैक्ट सॉइल है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं कॉम्पैक्ट सॉइल। और जो कॉम्पैक्ट सॉइल होती है इसमें एक प्रॉब्लम तो आपके पोरोसिटी की पाई जाती है। किसकी होती है दोस्तों, पोरोसिटी कम होती है इनमें, जिसके वजह से रूट्स ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाता है। रूट ग्रोथ क्या होती है, प्रभावित होती है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले हमने जो पहली कैटेगरी हमारा फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल, उसमें पहला टाइप पढ़ रहे हैं, और पहला क्या है, कॉम्पैक्ट सॉइल। कॉम्पैक्ट सॉइल का सीधा सीधा मतलब क्या है, सटी हुई सॉइल, जो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल चिपकी हुई है, पास पास में है, ठीक है। उसमें जगह कम है, जो पोर स्पेस है वो कम है, इसका मतलब
पोरोसिटी कम है, और जहां पर पोरोसिटी कम होती है वहां पर रूट्स की ग्रोथ पौधे में सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो क्या रूट्स की ग्रोथ नहीं होगी तो पौधा ग्रोथ कर पाएगा क्या? पौधा सही उत्पादन दे पाएगा क्या? सर नहीं दे पाएगा, क्योंकि जड़ें ही सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्लांट के लिए। जितना बड़ा फैला हुआ जड़ तंत्र है प्लांट का, उतनी ही अच्छे से वो क्या कर पाती है? ग्रोथ कर पाती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि आपके ये एक प्रॉब्लम है और इसको हमने देख लिया है। दूसरी बात, दूसरी क्या है? तो दूसरी आपके दिक्कत आती है कि कुछ जो सॉइल्स होती है वो क्या होती है? सैंडी नेचर की होती है। किस नेचर की है दोस्तों? सैंडी सॉइल्स होती है। सर सैंडी सॉइल तो बहुत अच्छी सॉइल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। अब क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने से ही सब कुछ हो जाता है क्या? बहुत चीजों को ये प्रभावित करता है। यदि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो पौधे को पानी, नमी नहीं मिल पाएगी। पौधे को मॉइस्चर की हमेशा क्या रहती है? कमी रहती है। रेगिस्तानी इलाकों में नॉर्मली यही मिट्टी पाई जाती है और वहां पर मॉइस्चर की क्या होती है? कमी होती है। दूसरी बात, इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं। इस मिट्टी में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी कम होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम कहते हैं सर इनका कोई हल भी है क्या? कॉम्पैक्ट सॉइल को यदि हमें सही करना है तो उसमें टिलेज करो। क्या करो? टिलेज करो। ठीक है, और जो है फसलें उस हिसाब से उगाओ जो कि पोरोसिटी को बढ़ाती हो। इसके अलावा सैंडी सॉइल का कोई इलाज है क्या? तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर ऐड करो। ज्यादा से ज्यादा क्या डालो? खाद डालो, जो जैविक खाद होती है वो ऐड करो। ठीक है, ये इनका। हालांकि मैनेजमेंट की जब हम बातें करेंगे आगे चलेंगे तो सबका मैनेजमेंट अलग से, जो नेक्स्ट क्लासेज आएगी उनमें सबका मैनेजमेंट अलग से पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ कैटेगराइज कर रहे हैं, अलग अलग भागों में बांट रहे हैं और उनके एक एक दो दो लक्षण पढ़ रहे हैं। बस यही बातें हो रही है यहाँ पर। यहाँ बात कर लेते हैं, क्या क्ले सॉइल भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रही है क्या? बिल्कुल, क्ले सॉइल में भी प्रॉब्लम होती है। सर क्या प्रॉब्लम होती है? क्ले को तो हम बहुत अच्छा मानते हैं। जी हाँ, क्ले बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा चीजें हो जाने के बाद में हर चीज नुकसान करती है। ठीक है, आपने भी देखा होगा, कोई मान लो ज्यादा बोलता है तो नुकसान है, कोई कम बोलता है तो नुकसान है, कोई ज्यादा सोच रहा है तो नुकसान है, ज्यादा खा लिया तो नुकसान है, ज्यादा पढ़ लिया तो नुकसान है। हर चीज का नुकसान होता है जब हम अति से ज्यादा करते हैं। ठीक है, जब लिमिट से ज्यादा करने लग जाते हैं तो उनका नुकसान होता है। यहाँ पर भी वही सिस्टम है। क्ले में यदि क्ले सॉइल है उसमें क्ले की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से एरेशन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एरेशन। सर ये एरेशन किस चिड़िया का नाम है? तो एरेशन का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन और CO2 गैस का एक्सचेंज। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, ये जो एक्सचेंज होता है ये कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये पानी को अपने अंदर भर लेगी और फिर भरा ही रखेगी। तो वहां पर पानी भरा हुआ है, अब इसका मतलब वहां पर CO2 गैस नहीं जा सकती, वो आपके ऑक्सीजन गैस नहीं जा सकती। तो ऑक्सीजन जब तक जड़ों को नहीं मिलेगी तब तक पादप सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपके क्या होता है? CO2 गैस का इनका एक्सचेंज कम होता है, जिसके वजह से ग्रोथ भी कम देखने को मिलती है। ये वाली प्रॉब्लम इस सॉइल में होती है। क्या आपके ये जो जितनी भी सॉइल हमने डिस्कस की है इनमें सब फिजिक्स से संबंधित प्रॉब्लम्स ही है क्या? कॉम्पैक्टनेस फिजिकल नेचर है, ये जो आपके कणाकार होता है या स्ट्रक्चर होती है फिजिकल है, और इसके अलावा ये जो क्ले होता है ये भी क्या है? कणाकार है, यानी कि आपका जो है सॉइल टेक्सचर है, तो टेक्सचर भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो ये जो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें हैं ये आपके किस में आ जाती है दोस्तों? ये आपके इसी में आती है, पहली बात। दूसरी बात, चलते हैं केमिकल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉब्लम सॉइल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉब्लम सॉइल में क्या क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर एक तो दिक्कत ये होती है कि pH मान प्रभावित हो जाता है, जिससे एसिडिक सॉइल बनती है, उससे सैलाइन सॉइल बनती है, उससे एल्केलाइन सॉइल बनती है,
ठीक है, और उससे और भी कई प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो बनती है, लेकिन हमारे लिए केमिकल में मुख्य रूप से 3 ही प्रकार हैं और इनको हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी आपने सुना होगा एक कैल्शियस सॉइल भी बोलते हैं, कैल्शियस सॉइल भी हम कहते हैं। एसिडिक में क्या है, तो हम ये कहते हैं कि लगभग 5.5 कम पीएच मान हो जाए, इससे कम पीएच मान हो जाता है तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, कुछ विशेष न्यूट्रिएंट है उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस हुआ, इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या इनकी कमी हो जाएगी, उसकी वजह से पौधे की ग्रोथ प्रभावित होगी क्या? स्वाभाविक सी बात है, प्रभावित होगी। तो जब ग्रोथ कम होगी, ये एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, पीएच से रिलेटेड है, और पीएच किस में आता है, केमिकल में आता है, केमिकल प्रॉपर्टी में आता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी का ही एक प्रकार है एसिडिक सॉइल। दूसरी बात, सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल क्या है, तो सेलाइन सॉइल हम कहते हैं कि जब जो पीएच मान है 7 या 8 से ऊपर चला जाता है, ठीक है, 7.5 या 8 से ऊपर चला जाता है, तो उसको हम क्या मानते हैं, सेलाइन सॉइल मानते हैं, ठीक है, ज्यादा पीएच वाली को। अब इसको हम सेलाइन मान रहे हैं, तो इसमें भी कुछ विशेष न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, सबसे ज्यादा चक्कर है ना केमिकल्स में न्यूट्रिएंट्स का ही पड़ता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है उसी का पड़ता है। इसमें क्या हो जाएगा, तो कुछ मात्रा में आयरन की कमी होगी, कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम की कमी होगी, ठीक है, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी यहाँ पर कमी हो जाएगी, ठीक है। क्या कमी हो जाना एक प्रॉब्लम है? जी सर, प्रॉब्लम है। वो किससे रिलेटेड है? पीएच से रिलेटेड है। पीएच किस प्रकार की प्रॉपर्टीज है? केमिकल प्रॉपर्टी है, और केमिकल प्रॉपर्टी है तो ये किस प्रकार की सॉइल है? केमिकल प्रॉब्लम सॉइल है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या एल्केलाइन सॉइल का पीएच मान 8.5 से ज्यादा होता है क्या? बिल्कुल सर, 8.5 से ज्यादा होता है, और जब पीएच मान इतना ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। एक तो प्रॉब्लम बढ़ेगी आपके न्यूट्रिएंट से संबंधित, ठीक है, कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट, लगभग सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर कमी हो जाएगी। इसके अलावा हम कहते हैं फास्फोरस की कमी होगी, हम कहते हैं जो आपके ये आयरन और एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनकी भी कमी हो जाएगी। तो क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी होना एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? पीएच से रिलेटेड है, और पीएच कैसी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये केमिकल जो प्रॉब्लम सॉइल है उसी का एक प्रकार है, ठीक है। इसी प्रकार से सारी चीजों को देखते हुए जो कैल्शियस सॉइल होती है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, और वो ज्यादा होने की वजह से दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है यहाँ पर, ठीक है, मिट्टी हार्ड हो जाती है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, पीएच ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार का नेचर होने की वजह से इसको भी हम एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल मान के चलते हैं, ठीक है। क्या दोनों चीजें समझ में आ गई? जो आपके एक तो प्रॉब्लम रिलेटेड थी फिजिकल से, और दूसरी प्रॉब्लम रिलेटेड थी केमिकल से, दोनों चीजों की हमने चर्चा कर ली, जी सर कर ली। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं आपके तीसरे प्रकार की जो सॉइल है, या तीसरी कैटेगरी है सॉइल की, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि सर या तो क्या हो जाए, लो एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, लो एक्टिविटी, एक्टिविटी का सीधा मतलब संख्या से ही है, ठीक है, माइक्रोब्स की संख्या कम हो जाए। सर माइक्रोब्स की संख्या कम हो जाएगी तो हमारे क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा दोस्तों। जब माइक्रोब्स की संख्या कम होगी तो जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो ह्यूमस का निर्माण नहीं होगा, और ह्यूमस के साथ में ही यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन से रिलेटेड, फास्फोरस से रिलेटेड, सल्फर से रिलेटेड, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जब इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो ये पौधे को अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी दोस्तों? मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म से न्यूट्रिएंट का, वो ऑर्गेनिक फॉर्म से न्यूट्रिएंट का इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाना, इसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्या क्या
क्या कहते हैं, दोबारा बोल के देखो एक बार, जो इनऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है उससे इनऑर्गेनिक फॉर्म में कौन आ जाते हैं, न्यूट्रेंट आ जाते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, जो नाइट्रोजन होता है ना वो एमीन के रूप में होता है, किसमें, किसी भी पदार्थ में। जब कार्बनिक पदार्थ होता है तो उससे इस प्रकार कार्बन से एमीन जुड़ा रहता है। अब ये सीधा पौधों को प्राप्त होता नहीं है, इस एमीन को एमोनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, नाइट्रेशन के द्वारा, इन नाइट्रिफिकेशन के द्वारा, इन प्रक्रियाओं द्वारा चेंज करके इसमें किस में बदल दिया जाता है, नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ठीक है, जब ये नाइट्रेट में बदल गया तो पौधों को अवेलेबल होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इनऑर्गेनिक फॉर्म और ये हो गई ऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, कार्बनिक फॉर्म और अकार्बनिक फॉर्म, ये दोनों आपके जब इसमें से इसमें आ जाता है, इस प्रक्रिया को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं, और इस प्रक्रिया से इसमें आ जाता है, इस प्रक्रिया को हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। जब समझने वाली बातें होगी तब इनको आगे और क्लासेज में समझाएंगे। यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि मिनरलाइजेशन के लिए, इमोबिलाइजेशन के लिए, इन सब प्रक्रियाओं के लिए क्या जरूरी है, माइक्रोब्स का होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, क्या बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पैथोजन हो सकते हैं क्या? हाँ सर, एक विशेष खेत में कई प्रकार के पैथोजन हो सकते हैं जो कि हमारे फूड को या हमारी फसल को प्रभावित करते हैं। इसमें एक तो होता है सूत्रकृमि। ठीक है, सूत्रकृमि क्या करते हैं, एक विशेष खेत में रहते हैं और एक बार खेत में फैल गए ना तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये फैलते क्यों हैं, जब हम कंटिन्यू बार बार एक ही खेत में एक ही जो फसल है वो उगाते रहते हैं। ठीक है, उसके वजह से उससे रिलेटेड जो जैसे टमाटर है तो टमाटर की फसल बार बार उगा रहे हो एक ही खेत में, तो टमाटर का जो नेमेटोड है वो वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको होस्ट प्लांट मिल रहा है। अब जब होस्ट प्लांट मिलता रहेगा तो अपनी ग्रोथ भी बढ़ाता रहेगा, ऐसा होता है। तो सूत्रकृमियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाना एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा कई प्रकार के पैथोजन हैं जैसे कि फ्यूजेरियम। ठीक है, फ्यूजेरियम की संख्या बढ़ जाना एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एरिसाइफी हो गया, बहुत सारे जो है आपके क्या है, पैथोजन से रिलेटेड जो है माइक्रोब्स हैं, उनकी संख्या ज्यादा हो जाने की वजह से रोग ज्यादा होंगे, रोग ज्यादा होंगे तो क्रॉप में प्रॉब्लम आएगी, और जब प्रॉब्लम आएगी तो वो फसल कौन सी हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक चीज और होती है जिसपे हम चर्चा करेंगे। आपने कभी इरोजन का नाम सुना है क्या? हाँ सर, हमने तो सुना है। इरोजन का सीधा सीधा संबंध क्या होता है? ठीक है, इरोजन का मतलब क्या होता है ये समझा दो मुझे तो। ठीक है, तो इरोजन का मतलब हम ये कहते हैं कि इरोजन का सीधा सीधा मतलब है कि मिट्टी एक जगह से उठकर कहां जा रही है, दूसरी जगह पर जा रही है। ठीक है, सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, मिट्टी एक जगह से उठकर कहां जा रही है दोस्तों, दूसरी जगह जाती हुई नजर आती है। और वो किसके द्वारा जा रही है, तो उसमें दो चीजें काम करती है। कितनी चीजें? दो चीजें काम करती है। पहला तो ये होता है, पहली चीज तो जो आपके एयर होती है, हवा जो होती है, उसके द्वारा मिट्टी जा रही है, इसका मतलब एयर इरोडेटेड मिट्टी है। ठीक है, एयर से इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो वो एयर इरोडेड सॉइल हो गई। दूसरा होता है आपका हम कह सकते हैं वाटर। ठीक है, वाटर से यदि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो ये क्या हो गया, वाटर इरोजन हो गया, और ये भी एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी हम एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल के रूप में ही मानते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाना, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना, इसको भी हम एक प्रॉब्लम के रूप में ही मान के चलते हैं। तो आज की क्लास की सारी बातें हमने कवर कर ली है। अब इनको एक बार पीडीएफ से हम देख लेते हैं। ठीक है, किसके द्वारा देखेंगे, पीडीएफ के द्वारा देखेंगे। मृदा एक गतिशील प्राकृतिक संसाधन है जो पौधों की वृद्धि का समर्थन करती है। ठीक है, कुछ मिट्टियों में अवांछनीय गुण होते हैं जो कृषि के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये भौतिक, रासायनिक, जैविक पोषक तत्वों से संबंधित या अपर्दन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकते हैं। यानी कि जब हम कैटेगरी बांटते हैं तो किसके आधार पर, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी या इरोजन से संबंधित प्रॉब्लम्स के आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल के आधार पर एक तो होती है कॉम्पैक्ट सॉइल, जिनको हम कह रहे हैं कॉम्पैक्टेड। ठीक है, ये क्या होती है,
लगातार जब हम जुताई करते हैं, भारी मशीन का उपयोग करते हैं, अति चराई के कारण ये क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, यानी कि अपने आप में जब हम मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे तो मशीन बार बार ऊपर से गुजरेगी, ठीक है, और मिट्टी की संरचना टूट जाएगी, टूटकर वो सिंगल ग्रेन हो जाएगी और कॉम्पैक्ट होकर एक जगह फंस जाएगी, एक जगह धंस जाएगी। तो इस प्रकार की जो है इनकी वजह से जड़ों की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जल प्रवेश नहीं कर पाएगा, सूक्ष्म जीव भी सही ढंग से गति नहीं कर पाएंगे। इनका मैनेजमेंट डीप प्लाविंग, गहरी जुताई कर सकते हैं, सब सोइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि गहरा जो हल होता है उसका उपयोग करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं, और जो आपके यांत्रिक हस्तक्षेप है उसकी कमी, मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कमी करेंगे, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, क्या वाटर लॉक्ड सॉइल भी एक प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, पानी भर जाना भी एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जब पानी भर जाता है तो ऊपर से एक तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है, ठीक है, तो जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरे, सूक्ष्म जीव सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है, एक तो पुअर ड्रेनेज जो है आपके वाटर को एक्यूमुलेशन को बढ़ाता है, ठीक है, वो क्या करेगा, रूट जोन में पानी को इकट्ठा कर देगा। दूसरी बात, एनारोबिक कंडीशन होने की वजह से जड़ों में श्वसन प्रक्रिया और सूक्ष्म जीवों की गति रुक जाएगी, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ड्रेनेज अच्छा करो, पानी को निकालो, पानी इकट्ठा मत होने दो, ठीक है। इसके अलावा जो डीप रूटेड प्लांट है वो यूज कर सकते हैं, रेज्ड बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उठी हुई जो बेड है उसका यूज कर सकते हैं, और कवर क्रॉपिंग हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के बारे में मैंने बता ही दिया था, इनमें क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है, जिसके वजह से ये क्या नहीं कर पाते हैं, जो आपके सही ढंग से, क्योंकि कटाव और सूखे की समस्या भी इसमें पाई जाती है, तो पौधे सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। हेवी सॉइल, क्ले सॉइल को ही हम कहते हैं। क्ले में क्या प्रॉब्लम होती है, जल सही ढंग से प्रवेश नहीं करता है, वायु संचार कम हो जाता है, ऑक्सीजन का जाना, CO2 का बाहर निकलना, इसको वायु संचार के रूप में जानते हैं, तो वो कम हो जाता है। मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में सूखने पर क्या हो जाएंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे, जब गीली हो जाएगी तो चिपकने लग जाएगी, इस प्रकार का नेचर होता है। जिप्सम का प्रयोग, जैविक संशोधन, गहरी जुताई और जैविक नियंत्रण हम कर सकते हैं। केमिकल प्रॉब्लम में पहली आ गई एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी हमने डिस्कस की। दूसरी आ गई आपके एसिड को हम जो है चूने के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर टॉक्सिसिटी तो किसकी बढ़ती है, एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में, मैग्नीज ज्यादा मात्रा में, और डिफिशियंसी कैल्शियम की और फास्फोरस की, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। अधिकता होती है इन दोनों की, ठीक है, और कमी उनकी होती है। यहाँ पर बात करेंगे सेलाइन की। सेलाइन का मतलब हो गया जिनका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो 4 डेसिमल साइमन से ज्यादा होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलाइन बोलते हैं, या पीएच के आधार पर भी बांट सकते हैं। बीज अंकुरण, पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है, ठीक है। इसके बाद में सोडिक सॉइल, इसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, सोडियम कंटेंट 15 ESP से ज्यादा होता है, ठीक है। ESP का मतलब जो आपके सोल्यूबल परसेंटेज होती है, ठीक है, सोडियम की, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं आगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल में एक तो लो माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम होना, जिसके वजह से डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो मिनरलाइजेशन नहीं होगा, मिनरलाइजेशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट पौधों को प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। डिजीज प्रोन सॉइल, कुछ जो आपके कवक होते हैं, ये आपके फफूंद, बैक्टीरिया, सूत्रकृमि, ये क्या करते हैं, एक विशेष मृदा में जाकर अपना स्थान बना लेते हैं, और उसकी वजह से जड़ों का गल जाना, मुरझाना, अंकुरण सही हो जाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। क्रॉप रोटेशन, सोलराइजेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हम काम में ले सकते हैं। इरोडेड सॉइल की बात कर लेते हैं। इरोडेड सॉइल का मतलब 2 प्रकार की होती है, वाटर के द्वारा इरोजन होने वाली, वाइंड के द्वारा इरोजन होने वाली, ठीक है। इसमें वर्षा जल के प्रवाह के कारण मिट्टी का कटाव, चादर अपर्दन, रील और गली अपर्दन शामिल होता है, ठीक है, वही अपर्दन के ही प्रकार है। लैंडस्लाइड कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, जो मानव जनित अपर्दन होता है वो बढ़ जाता है, या जो आपके पहाड़ होते हैं उनसे मिट्टी ढहकर नीचे आ जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी आपके हिस्से में आती है। न्यूट्रिशन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, न्यूट्रिएंट्स, कुछ विशेष न्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, इसके अलावा लोहा, जिंक, तांबा, इनकी कमी हो जाना, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां पीली हो जाएगी, वृद्धि कम होगी, फूल फलने में कमी हो जाएगी, ठीक है। टॉक्सिसिटी, कहीं पे क्या होता है, अधिक मात्रा में भी पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये अम्लीय मिट्टियों में ज्यादा पाए जाते हैं,
कहाँ होंगे, अम्लीय मिट्टियों में, ठीक है। सोडियम कहाँ पाया जाएगा, क्षारीय मिट्टियों में ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो इनकी अधिकता होने की वजह से दूसरे न्यूट्रिएंट के अपटेक में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जब ये ज्यादा मात्रा में होंगे तो दूसरे न्यूट्रिएंट को पौधे को लेने नहीं देंगे, खुद उसके बीच में आ जाएंगे कि मुझे पहले इस्तेमाल करो, मुझे करो, ठीक है। ऐसे जो है बीच में आ जाएंगे, दूसरे को अपटेक नहीं करने देते हैं और ये प्रॉब्लम आपके देखने को मिलती है। आई बात समझ में, ये टॉक्सिसिटी से संबंधित प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने डिवाइड कर लिया है। इसको सिंपल भाषा में आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख दिया फिजिकली प्रॉब्लम वाली, केमिकल प्रॉब्लम वाली और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाली। इसके अलावा एक इरोडेड और एक न्यूट्रिशनल कमी वाली, ठीक है। इसमें सारे प्रकार लिख लिए, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे मैनेज करते हैं, इसमें सारे प्रकार, इसके सारे प्रकार, इसके, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट में लिख लेना है इनको, ठीक है। इनका जो है आगे हम और ब्रॉडली, जैसे एसिडिक सॉइल को, सेलाइन सॉइल को, सोडिक सॉइल को, इन सबको हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के। ये यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन की बात थी, इसलिए कैटेगराइजेशन ही हमने किया है, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसा नहीं है कि सर शॉर्ट में पढ़ा दिया, शॉर्ट में नहीं पढ़ाया है, अभी तो हम आगे और पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ कैटेगरी बनाई हमने कि कौन कौन सी कैटेगरी में प्रॉब्लम्स होती है सॉइल में, ठीक है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। इसमें जो मेजर चीजें हैं वो एक तो केमिकल रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि आपके एसिड सॉइल हो गई, इसके अलावा हम कहते हैं कि सेलाइन सॉइल होगी, एल्कलाइन सॉइल हो गई, सोडिक सॉइल हो गई, ये प्रॉब्लम, ये चार प्रॉब्लम होती है। एक तो एक हम ये कह सकते हैं कि इस सॉइल में जो आपके फिजिकल है, इसमें एक पड़ा होगा अपने वाटर लॉक्ड, ठीक है, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम इश्यू है, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी इनमें सब में थोड़ा थोड़ा हम जो है डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स का भी निदान हम करना देखेंगे। ये सारी चीजें हम आगे वाले चैप्टर्स में बातें करेंगे। यहाँ तक आपको ये चीजें कैसी लगी और चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये सारी बातें आप नंबर्स पे कांटेक्ट करके, मैसेज करके बता सकते हो, सारी बातों का निदान आपके हो जाएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।